अस्सलामुअलैकुम। तो असाइनमेंट बना लिया आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में दिया था? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, पहले ये बताओ। आई होप कि हो रही हो स्क्रीन शेयर। तो लास्ट क्लास की जिसने अगर क्लास नहीं ली है तो वो मैंने ग्रुप में वीडियो डाल दी थी, तो उसका जाके देख लेना। उसमें मैंने डेमो क्लास ली थी, उसमें ये बताया था भाई कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो हम सी एस एस ही पढ़ेंगे, एच टी एम एल इसमें मैंने थोड़ी सी बता दी थी। और इसमें मैंने बता दिया था कि सी एस एस एक्सटर्नल सी एस एस लिंक कैसे करते हैं, और सी एस एस हम कितनी टाइप्स की होती है, मतलब किस थ्री वेज में हम उसको यूज़ कर सकते हैं सी एस एस को। एक इनलाइन सी एस एस होती है, एक इंटरनल सी एस एस होती है, और एक एक्सटर्नल सी एस एस होती है। इंटरनल इनलाइन सी एस एस का मतलब क्या है कि जिस एलिमेंट पर हम काम कर रहे हैं, यानी इस एलिमेंट को तो एलिमेंट्स का तो आपको पता होगा, इसलिए मतलब आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी होगी आई होप, कि इस एलिमेंट के क्लास के आर्टिब्यूट को देखे हम क्लास पास करते हैं, वैसे ही हम इसको स्टाइल का आर्टिब्यूट होता है, इसका स्टाइल का आर्टिब्यूट दे के इसका इसके अंदर स्टाइलिंग दे सकते हैं, सी एस एस दे सकते हैं। कैसे? मैं इसको बैकग्राउंड कलर अगर दूँ, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्राउन फ़िलहाल के तौर पे, और हम इसको करते हैं स्टार्ट। गो लाइफ वाली एक्सटेंशंस कर लिएगा अगर आपके पास नहीं है। अब ये देखो, इसमें इनलाइन सी एस एस अप्लाई हो गई क्या, इसका कलर हो गया ब्राउन। अब इसको टेस्ट वन की क्लास भी है। अब मैं इसको यहाँ से वापसी बैक कर लेता हूँ। अब मैंने इसको दी स्टाइल। अब ये कौन सी स्टाइल है, ये कौन सी वे स्टाइल देने की, ये है इंटरनल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस का क्या मतलब होता है, उस डॉक्यूमेंट, ये जो पूरा डॉक टाइप से लेके एच टी एम एल के टैग, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है। किसका डॉक्यूमेंट है? एच टी एम एल का डॉक्यूमेंट है। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, इस पूरे पेज, मतलब ये एक फ़ाइल जो हो गई वो पूरा एक डॉक्यूमेंट हो गया, तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर हम यहाँ हेड के टैग के अंदर जितनी भी स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल के टैग्स के थ्रू, वो हमारी इंटरनल सी एस एस कहलाती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको बोलूँ कि क्लास को मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि हम क्लास को कैसे टारगेट करते हैं सी एस एस में, डॉट से। और उसको अगर टारगेट करनी होगी आईडी को, तो आईडी को हम हैश से टारगेट करेंगे। ये अभी हम इसी आज की क्लास में भी पढ़ेंगे, जो मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, वो बेसिक्स टू एडवांस लेके जाएंगे, तो वो भी चलते हैं उसकी तरफ। बस ये थोड़ा सा रिपीट कर दूँगा। तो मैंने इसको बोला भाई पी को टारगेट करो। और अच्छा, इस लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि बुक से पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने बताया था ये पी क्या है हमारा, पी हमारा सिलेक्टर है। यू मीन्स समझ लो कि जिस जिस चीज़ को भी हम टारगेट कर रहे हैं वो सिलेक्टर कहलाता है इन सी एस एस। और ये जो ब्लॉक ऑफ कोड देख रहे हो ना आप, जो ब्लॉक इसे कहते हैं, ये जो ब्रैकेट्स में जो है, इसके अंदर हम देते हैं डिक्लेरेशन। एक फॉर्म है, अगर प्रोफेशनल वे में अगर आप लोग पूछा जाएगा कि अगर हम किसी एलिमेंट को टारगेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो सिलेक्टर बोलते हैं। और अगर उसका जो कोड लिखते हैं हम, अब एक लाइन तो लिखते नहीं है ना हम किसी भी, तो सिर्फ कलर चेंज थोड़ी करते हैं, उसका साइज़ भी चेंज करते हैं, उसका वो भी, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं, उसका फॉन्ट्स भी चेंज करते हैं, फॉन्ट के साइजेस भी चेंज करते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका मार्जिन वगैरह सेट करते हैं। तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं डिक्लेरेशन। मतलब कि उस सेलेक्टर की हम डिक्लेरेशन करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या स्टाइलिंग होगी। सही है ना? और डिक्लेरेशन के अंदर आ जाती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी किस में होती है? की और वैल्यू के पेयर में होती है प्रॉपर्टी। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स में होता है, अभी आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ा होगा। तो की क्या होती है? जैसे अगर की मिसाल के तौर पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये हो गई हमारी की। अब इसके अंदर जो हम लिखेंगे ना, वो हमारी होती है वैल्यू। अब मैंने इसको बोला भाई इसका बैकग्राउंड कलर कर दो एक्वा। इसका बैकग्राउंड कलर क्यों एक्वा नहीं हो रहा? अब इसका क्यों नहीं हो रहा? इसका क्यों नहीं हो रहा? इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि इसकी क्लास हमने पास करी हुई है टेस्ट वन, और इसके अंदर हमने एक्सटर्नल सी एस एस भी लगाई हुई है, जिसके अंदर इसका कलर चेंज हो रहा है। इसका कलर यहाँ चेंज होता है, लेकिन वो
री रेंडर होके दोबारा इसका कलर बन जाता, ये वाला कलर हो जाता है अप्लाई। अगर मैं इसकी यहाँ से इसको कमेंट कर दूँ तो इसका कलर एक्वा हो रहा है। सही है ना भाई। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल की बात। जल्दी जल्दी लेके चलूँगा क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने समझा दिया था, उसकी वीडियो भी रिकॉर्डेड है, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि जूम पे क्लासेस है, 40 मिनट ही मिलता है। अब मैंने इसको कर दिया कमेंट। एक्सटर्नल सी एस एस अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है स्टाइल डॉट सी एस एस की। ज़रूरी नहीं है स्टाइल लिखें, बस एक्सटेंशन लगाना लाजमी है, स्टाइल सी एस एस लगाना लाजमी है। अगर आप इसका नाम अपना नाम भी रखोगे, जब भी यहाँ पे आपको बस यूआरएल में अपना नाम देना पड़ेगा। अगर आप किसी और का भी नाम रखते हो तो वो भी देना पड़ेगा, यूआरएल में बस नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इस फाइल पे चले आते हैं। इस फाइल पे मैंने बोला भाई, अब इस फाइल पे मैंने इसको टारगेट कैसे करा, क्लास से। ये भी हम दोबारा सीखेंगे इस क्लास के अंदर ही इंशाल्लाह। तो इसको मैंने बोला डॉट टेस्ट वन करके कोई क्लास है बनी हुई है, कहीं पे भी बनाऊँ जहाँ पे ये सी एस एस, ये वाली सी एस एस कनेक्ट होगी जिस भी पेज पे, उसकी टेस्ट वन की क्लास पे भाई बैकग्राउंड कलर कर देना रेड। तो ये लॉगिन का पेज है, सही है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे पी एक पैराग्राफ का टैग बना हुआ है जिसके अंदर क्लास लगी हुई है टेस्ट वन की, जिसकी वजह से इसका कलर हो गया चेंज। सही है भाई, यहाँ तक का क्लियर है। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक पे कि आज का टॉपिक क्या है मेन। सही। अच्छा, लास्ट क्लास मैंने आपको ये भी बताया था कि अब मैंने क्या करा, मैंने अपने कहीं और से उसके जो भी आपका टॉपिक कवर करवाना था वो टॉपिक सारे लिख के मैंने अपने गिटअप पे डाल दिए थे। तो अब गिटअप पे डाल चुका हूँ मैं। अगर आपको वो कोड चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, पहली क्लास में तो मैंने बता दिया था आप क्लोन करोगे, लेकिन अगर अब आपके पास ऑलरेडी क्लोन है, जैसे कि मेरे पास अभी भी सामान देखें, इसमें फ़र्स्ट क्लास और डेमो क्लास के दोनों फोल्डर हैं, लेकिन इसके फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजेस करी थी और वो पुश करी थी गिटअप पे। अब अगर आपको वही चाहिए, मेन क्या है, आपके पास ये वाली गिट की फ़ाइल होनी चाहिए जो मेरे रेपो से कनेक्टेड है। जब आप पहली बार क्लोन करेंगे तो ये फ़ाइल आपकी जनरेट खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर आपको सारा मिलता रहेगा। अब मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँगा गेट। मैं पहले आपको खोल के दिखा देता हूँ चेंजेस क्या है। अभी लास्ट क्लास में जो बनाया था ये वो है फर्स्ट क्लास, और इसके अंदर एक HTML की फ़ाइल बना के मैंने पुश कर दी थी दिखाने के लिए कि उसको गिट पुल कैसे चलता है। अब मैंने यहाँ पे गेट पुल की कमांड चलाई, जो कि ऑलरेडी मैं काम पुश कर चुका हूँ, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे मुझे समझाना है। गेट पुल की कमांड चलाई, वहाँ से डेटा आ गया, पूरा नहीं उठ कर आया, जो जो मैंने चेंजेस सिर्फ पुश करी थी सिर्फ वही चेंजेस आई। अब मैं आपको VS कोड में दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ इंडेक्स की फ़ाइल आ रही थी पहले, अब जो आज टॉपिक पढ़ने उसकी फ़ाइल भी आ गई, और जो टॉपिक्स के साथ मैंने इमेजेस अटैच करी हैं वो भी आ गई। ये मैं पुश कर चुका हूँ, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी करनी होगी तो उसका भी कोई इशू नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ CSS। CSS क्या है, CSS पे चले जाते हैं। CSS Cascading Style Sheet is a language used to describe the presentation of document written in HTML और XML, या तो HTML या तो XML। XML मोबाइल के लिए यूज़ होता है, HTML अपना वेब्स के लिए यूज़ होता है। CSS define how element should be render on the screen। मतलब कि CSS बताता है, हाँ HTML आप लोगों ने पढ़ी, HTML में क्या होता है, HTML सिर्फ स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। CSS क्या करता है, CSS उसको डिज़ाइन करता है कि भाई जो सामने वाला यूज़र देख रहा है उसको जो भी HTML रेंडर हो रही है वो कैसी दिखे, या XML रेंडर हो रही है तो वो उसको कैसी दिखनी चाहिए। अब इसमें CSS सिर्फ वेब में इस्तेमाल नहीं होती, और भी जगह इस्तेमाल, जैसे ऑन द पेपर, ऑन अदर मीडिया, जैसे ग्राफिक्स का आप काम करते हैं तो वो भी एक तरह की स्टाइलिंग है। तो ये टाइप्स ऑफ CSS लास्ट क्लास में हमने पढ़ी। यू कैन यूज़ CSS इन 3 वेज, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। अभी मैंने रिपीट करी, कोई और स्टूडेंट्स है नहीं, वरना मैं दोबारा रिपीट करता। इसको मूव करेंगे, सही है। ऑल टाइप्स ऑफ सेलेक्टर विद यूनिट्स इस पे आते हैं, और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे भी आते हैं। उससे पहले चलते हैं सेलेक्टर्स की तरफ और यूनिट्स की तरफ, ताकि यूनिट्स आपको समझ में आए तो हम इन दो प्रॉपर्टीज़, इन दो टॉपिक्स पे जा सकेंगे। सही है भाई। अपना सेलेक्टर्स एंड यूनिट्स। अच्छा,
ये स्टार जो है, स्टार करके जो सिलेक्टर बना हुआ है, ये बेसिकली क्या करता है, जिस फाइल में हम, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, स्टाइल डॉट, बल्कि एक काम करते हैं वहाँ से बना लेते हैं तो आपको शॉर्टकट्स भी पता चलते रहें। अब मैंने एक एक्सटर्नल CSS मुझे बनानी है, तो उसको लिंक करने के लिए मुझे हेड के टैग के अंदर एक लिंक का टैग लगाना पड़ता है जिससे वो अटैच होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये करा, वो ऑटोमेटिकली हो गई। अच्छा, ये जो REL है, ये रिलेशन बताता है कि ये किस काम में आ रही है। अगर आप ये मसला भी नहीं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी मसला नहीं है, लिखेंगे तब भी अच्छी बात है। ये बताता है कि कौन सी फ़ाइल हम अटैच करने जा रहे हैं। अगर कोई लॉजिक की फाइल का अटैच करने जा रहे हैं तो कुछ और लिखते हैं। अब स्टाइल की शीट लिखने जा रहे हैं तो स्टाइल शीट लिख के अब उसका URL बनाना है हमें, मतलब उसका पाथ देना है कि भाई वो फ़ाइल हमारी कहाँ पड़ी हुई है। अभी हमने फ़ाइल तो क्रिएट करी नहीं है, तो अगर हम स्टाइल डॉट CSS लिख देते हैं और अगर हम इस पर कंट्रोल दबा के रख के और माउस से दबाते हैं तो ये बोलता है भाई का क्रिएट फाइल करनी है। फाइल तो क्रिएट है नहीं, रूट ऑन दी रूट फोल्डर जो हमने URL दिया था, हमने बोला हाँ भी कर दो क्रिएट, तो ये फ़ाइल क्रिएट हो गई। ये शॉर्टकट्स आपको मैंने बता दी ताकि आपका टाइम बचे। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, मेन चीज़ तो ये है ना जो हमने पढ़नी है। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है जो इस है, ID और क्लास तो हमने पढ़ ली है, उस पर भी आएंगे। देन आगे भी आएंगे, जो आगे जो ये H1 H2 H+P UL LI और H1 और ये जो भी है इस पे भी चलता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर वो है जो प्रॉपर्टी हमें पूरे होल प्रोजेक्ट पे डालनी है। बॉडी के टैग के अंदर जितना भी कंटेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं, उसके अंदर जो CSS हमें अप्लाई करनी है, हम अगर चाहते हैं कि सब पे जितनी भी पूरी बॉडी है पूरे पेज पे यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू कर सकते हैं। मैंने बोला भाई यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने लगाया, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के मैंने बोला भाई इसका बैकग्राउंड कलर हाँ बैकग्राउंड कलर कर दें ताकि आपको दिखे। वैसे तो बैकग्राउंड कलर यूज़ होता है, करते नहीं है। बैकग्राउंड कलर कर दो रेड। इससे होगा क्या, अच्छा ये लाइव तो करी भी नहीं है, लाइव कर लेते। इससे क्या हुआ, हमने बॉडी का टैग को टारगेट नहीं करा लेकिन फिर भी इसने क्या करा कि इसको पूरा रेड कलर दे दिया। अगर इसके अंदर हम कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट लिखेंगे वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी वो प्रॉपर्टी जो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को देंगे। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्लिक यहाँ पे क्लियर हुआ। अरे यार, सिलेक्टर आइए दूसरा पे चलते हैं। दूसरा क्या टॉपिक है, दूसरा ID का टॉपिक है। ID को टारगेट हैश से करते हैं, कोई भी ID हो, क्लास हो, ये सब मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था। इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास जैसे कि मैंने बोला H1 है मेन हेडिंग और एक H2 है उसकी सब हेडिंग, सही है ना भाई। एक H2 है सब हेडिंग। मैं चाहता हूँ इन दोनों पे जो भी प्रॉपर्टी, मतलब मैं चाहता हूँ इन दोनों का कलर भी सेम हो और इन दोनों का मार्जिन पैडिंग सब चीज़ें सेम हो। तो इसके दो तरीके हैं। नॉर्मल लोग तो नहीं, लोग करते क्या है, अगर देखा जाए जितनी अभी हमने पढ़ी है CSS, अगर उससे देखा जाए तो मैं लिखूँगा यहाँ H1 और उसका बैकग्राउंड कलर करूँगा रेड, सही है। फिर मैं लिखूँगा H2 उसका बैकग्राउंड कलर करूँगा रेड। ऐसे ही करेंगे ना, जितनी अभी तक जितनी सीखी है, उससे क्या होगा, उससे इन दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। बट हम एक और चीज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग को तेज़ करने के लिए, स्पीड को तेज़ करने के लिए और कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। इधर इन्होंने एक टाइप सिलेक्टर बताया हुआ है जिससे क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करके। सिर्फ यहाँ एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ अगर आप आईडी या क्लास या कोई भी और अदर थिंग जिसके थ्रू टारगेट किया जा सकता है
वो भी अगर देंगे ना तो ये टारगेट हो जाएगा। सिर्फ यहाँ एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, आप अगर यहाँ एक एक H1 दे और अगर दूसरे H2 का अगर कोई आईडी दी हुई है या क्लास दी हुई है तो आप उससे भी टारगेट कर सकते हैं, जैसा अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ा, मेरी 3 लाइनें ज़ाया हुई, 11 12 13। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा डाल के H2 लिख देता, दोनों पे हो गया, हुआ ना, कोड कोड ऑप्टिमाइज हुआ। आपकी लिखने की एक तो 3 लाइनें लिखने की जगह बची। अब सिर्फ ये तो चलो बेसिक्स है, 3 लाइनें लिखना है, हो सकता हो पूरी एक 20-25 लाइनों की CSS लिखी हो, उसमें एनिमेशन भी बनी हुई हो, सब कुछ बना हुआ हो। अब वही चीज़ आपको सेम दूसरी उस पर चाहिए, तो आप क्या करोगे, या तो उस एलिमेंट का नाम दे दोगे। अब एलिमेंट का नाम क्यों नहीं देते, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसको किसी क्लास से या आईडी से टारगेट करें। मोस्ट प्रॉबली कि क्लास से टारगेट करते हैं। तो इसको एलिमेंट से टारगेट इसलिए नहीं किया जाता कि अब आपके पेज पे 10 सेक्शन है और 10 सेक्शन के अंदर मिनिमम 3 सब हेडिंगें बनी हुई हैं H2 से, और अगर आप चाहते हो सिर्फ मेरे 3 सेक्शन की वो चेंज हो, कलर जो मैं CSS चेंज करना चाह रहा हूँ बाकी सबकी ना हो, तो उसके लिए आपको आईडी पास करनी पड़ती है, आपको क्लास पास करनी पड़ती है। अगर आप H2 कर दोगे तो उस पूरे पेज पे जितने भी H2 होंगे वो सब चलेंगे। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आप देखना, मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने एक बना दिया, सेक्शन बना दिया, सही है। इन सेक्शन के अंदर मैंने इन दोनों को रख दिया। जो अभी दूसरा आगे का जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, H1 मेन हेडिंग, ताकि मैं एक एक चीज़ पूरी क्लियर कर दूँ, कोई चीज़ रह ना जाए। H2 सब हेडिंग, हाँ इसमें बात चल रही थी हमारी ये H1 H2 सिर्फ एलिमेंट टारगेट नहीं कर सकते इसको, अगर हम चाहें तो कोई आईडी भी आईडी या क्लास से भी टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अभी यहाँ पे H1 H2 टारगेट करा, दोनों का कलर चेंज हो गया जैसा कि आपको दिख रहा है, सही है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई डॉट H2 क्लास, सही है। अभी क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट टारगेट करा और एक को क्लास टारगेट करिए, H2 के नाम से क्लास बनी हुई है, सही है। अभी सब हेडिंग के ऊपर से चला गया, मैं सब हेडिंग 2 पे आता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ क्लास और ये दैट्स इट। मतलब मीन्स क्या, वो उसमें आप जितने एलिमेंट्स बढ़ाना चाहो, चाहे वो आईडी की मदद से बढ़ाओ, चाहे आप टैग्स की मदद से बढ़ाओ, चाहे आप उसके क्लास की मदद से बढ़ाओ, आप बढ़ा सकते हो। सिर्फ यहाँ 2 नहीं, 2 से ज़्यादा भी जितने मल्टीपल आप देना चाहो दे सकते हो। लेट्स मूव टू आगे, सही है। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब सिबलिंग क्या मतलब, सिबलिंग का मतलब वही है इसका भाई, सही है ना। इसको चेक कर लेते हैं, वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं करा प्लस वाला। तो एक सेक्शन इसलिए बनाया था मैंने, इसको हम कर देते हैं कमेंट, सही है। अभी 2 मेन हेडिंग आ रही हैं जिस पे कोई CSS अप्लाइड नहीं है, कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाइड नहीं है। मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई सही है, मैं बोलता हूँ क्या सेक्शन को टारगेट करते हैं, सेक्शन, लेकिन सेक्शन के अंदर है, चेक करते क्या होता है। सेक्शन को हमने टारगेट करा और सेक्शन के अंदर आई थिंक सो यही होगा, नहीं प्लस बोल रहा है ना ये, तो सेक्शन प्लस H1 को टारगेट करके देखते हैं क्या होता है। बैकग्राउंड कलर रेड, आई थिंक सो होगा नहीं, मुझे सिबलिंग्स का है ना सीन। अब ये सिबलिंग्स का क्या सीन है, सेक्शन के साथ कोई H1 होता तो शायद उसका हो जाता, वो भी करके देख लेते हैं। जी सिबलिंग्स सही है। इन्होंने क्या बोला, सिबलिंग्स का मतलब ये है, इसका भाई मतलब उसी रूट फोल्डर पे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे रूट फोल्डर पे कितनी फाइल है, 3 फाइलें एक फ़ोल्डर है। समझ में आ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर ये किसी उसके अंदर होता तो इसका सिबलिंग नहीं होता, वो इसका चाइल्ड कहलाता। चाइल्ड और ये सब आप लोगों ने पढ़ा होंगे HTML में, टॉपिक आता है इसका,
उसके अगर नहीं पढ़े तो उस पर भी मैं एक वीडियो कोशिश करूँगा कि बना दूँ, या उसका एक टॉपिक वाइज मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूँ और उसको समझा दूँ। जो H1 और H2 है ना, वो सेक्शन का चाइल्ड है, सही है। और ये जो बाहर वाला H1 है ना, ये सेक्शन का सिबलिंग है। और इसका इन दोनों का पेरेंट, मतलब कि ये किसके चाइल्ड हैं और इनका पेरेंट कौन है, वो बॉडी है। अगर मैं बॉडी के चाइल्ड बोलूँ तो सेक्शन और H1 है। और अगर सेक्शन और H1, ये वाला जो H1 है, अंदर वाले नहीं बोल रहा, सेक्शन के अंदर, सेक्शन के बाहर वाले बोल रहा हूँ, ये वाले H1 और ये वाला सेक्शन। अगर इसका मैं पेरेंट बोलूँ तो वो बॉडी है। और इस सेक्शन के अगर मैं चाइल्ड बोलूँ, मतलब जो इसके बच्चे हैं, वो H1 अंदर वाले और H2 अंदर वाला। और अगर मैं इसका सिबलिंग बोलूँ, मतलब इसका भाई या इसका कोई बहन बोलूँ, तो वो है इसके बराबर वाला जो इसके साथ चल रहा है, मेन हेडिंग टू H1 वाला। समझ में आया ये सिबलिंग्स का सीन? तो इससे हम सिबलिंग्स टारगेट कर सकते हैं। H1 + P, मतलब कि उसके साथ के सिबलिंग्स जो होंगे उस रूट लेवल पे, उस रूट फोल्डर पे जितने भी होंगे, वो हम टारगेट कर सकते हैं। सही है। ऐसे ही आ गया ये सिबलिंग्स का, आ गया नीचे आ गया ऐसी चाइल्ड सिलेक्टर का। अब आप लोगों ने लिस्ट बनाई होगी, अनऑर्डर लिस्ट या कोई सी भी लिस्ट, तो वो बना लेते हैं हम पहले। हाँ, इसमें बाद में मैं लिख दूंगा, इसमें पूरा लिख के पुश कर दूंगा। मैंने एक लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट बनाई, और लिस्ट के आइटम जो थे वो मैंने लिख दिए। टेस्ट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, 12 हो गया, सॉरी, टेस्ट 3, सही है। अब ये एक लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट आइटम का पेरेंट कौन है? अनऑर्डर लिस्ट है। और अनऑर्डर लिस्ट के चाइल्ड कौन है? लिस्ट है, लिस्ट आइटम है, जो भी है। सही है। मैंने बोला भाई देखो, है भले इसके आइटम एल आई इसके लिए, यूएल के लिए लाजमी यूज़ होता है, बट है तो इसके चाइल्ड ही ना, ये एक अलग एलिमेंट है ना, और ये एक अलग एलिमेंट है, इसलिए। अब मैंने बोला भाई, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, यूएल के चिल्ड्रन को हम गाइड करने के लिए ये साइन लगाते हैं। और इसके चिल्ड्रन के अंदर हम बोलते हैं एल आई, क्योंकि अभी फ़िलहाल एल आई है। इसके अंदर एक दो चीज़ें और डाल के जब हम थोड़ा सीख जाएंगे, इसमें खेलेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो भाई ब्लू, या ब्लू 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 ही कर देते। हो गया ब्लू। अब मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट, अब देखो ये ब्लू कलर बुरा लग रहा है, मैं बोलता हूँ इसका टेक्स्ट कलर भी कर दो, इसका कलर कर दो वाइट, तो ये हो जाएगा वाइट। सही है। तो ये करते हैं, ऐसे करते हैं चाइल्ड गेट। अगर यूएल के अंदर एल आई है और मैं बोलता हूँ भाई, अच्छा इसके साथ भी अगर देखा जाए थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप वीडियो बार बार देख के इसको कर लिएगा, ये बहुत काम आती है। अगर मैं बोलूँ इसी यूएल के अंदर एल आई का चाइल्ड तो है, मैं बोलता हूँ इसी यूएल के अंदर एक मेरा H3 भी है, उसको भी कर दो ब्लू कलर। सही है। मैंने H3 इसके अंदर एक बना दिया, और जिसमें मैंने बना दिया टेस्ट के नाम से ही लिख देते हैं, टेस्ट हेडिंग, ओके, टेस्ट हेडिंग। सही है, मैंने ये बना दिया। इसने क्या करा, उसको भी कर दिया। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, H3 हटा दूँ, आप देखना यूएल को हमने टारगेट करते हुए उसके चाइल्ड को टारगेट करा है, ना कि हमने कोई आईडी दी, ना कोई हमने वो दिया। अगर इसके अंदर कोई और एल आई वो भी होंगे ना, यूएल वगैरह, जैसे कि इस पेज पे अगर मैं बोलता हूँ, ओके, मैं बोलता हूँ 10 मिनट के अंदर क्लास वाइंड अप करेंगे, वैसे कोई आ तो नहीं रहा, मैं क्लास रिकॉर्ड करके ही डाल दूँगा, रिकॉर्ड जो हो रही है। सही है। अगर मैं इसके अंदर ये यूएल है, अगर एक और मैं यूएल बना दूँ, अभी तो इसके ऊपर क्लासेस असाइन हो रही है, अगर मैं इसका बोल दूँ भाई, अभी मैंने इसको क्या टारगेट करा है, मैंने यूएल से ही टारगेट करा है, तो ये दोनों हो रही हैं। अगर मैं इसको बोल दूँ यहाँ हमने क्लास से टारगेट कराओ, और उसके एल आई और उसके H3 को कर दें। जैसे मैंने इसको बोला भाई टेस्ट के नाम से एक क्लास बना दी, सही है, और सिर्फ इस वाले को दे दी क्लास टेस्ट। अब ये क्या करेगा, सिर्फ उस वाले टेस्ट को
ये वो कर देगा, क्या नाम है, उस वाले टेस्ट को ये वो कर देगा, क्या बोलते हैं, इस पर सी एस एस अप्लाई कर देगा। सही है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देख लो, ये जो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया ना, कॉमा लगाने के बाद एच थ्री दिया, ये क्या कर रहा है, ये इस टेस्ट के एल आई के अंदर टारगेट नहीं कर रहा, ये अलग से पूरा टारगेट कर रहा है। अगर मेरे को इसके अंदर ही टारगेट करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा टेस्ट, या मुझे करना पड़ेगा इसका सिबलिंग, अगर ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या हुआ, अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने आपको ऊपर सिबलिंग समझाया था, सिबलिंग मैंने कहा यहाँ पे से रहा प्लस करके, कि इसका सिबलिंग, सेक्शन का सिबलिंग जो है H1 उसको टारगेट कर दो। मेन क्या है हमारा, ये जो आखिरी वाला एलिमेंट होगा ना वो टारगेट हो रहा होगा। मैंने बोला भाई डॉट टेस्ट यानी कि इस वाले यूएल को टारगेट करो, उसने टारगेट करा। फिर मैंने इसको बोला आगे ये वाला ये साइन लगा के कि इसके एल को टारगेट करो, इसके चिल्ड्रन को टारगेट करो। इसने बोला सही है भाई, चिल्ड्रन को टारगेट कर लेते हैं। फिर इसको मैंने क्या बोला, चिल्ड्रन को तो टारगेट कर लिया, लेकिन चिल्ड्रन कौन सा टारगेट करा हमने, एल को, क्योंकि हम एल को जानते थे। सही है। और हमने उस एल को बोला भाई अपने भाई को बुलाकर ला जो तेरे साथ तेरे बराबर में बैठा हुआ है H3 को, उसको उससे काम है हमें। तो हमने प्लस लगा के, प्लस का साइन लगा के उसके सिबलिंग को बुला लिया और उसके ऊपर सी एस एस अप्लाई हो गई। ये क्लास से टारगेट था जो कि क्लास पहले यूएल पर है, इसीलिए इस पहले वाले पे टेस्ट हेडिंग आ गई। अगर मैं यूएल से टारगेट करता डायरेक्टली, जो यूएल से टारगेट करूँगा तो वो सारे उस पर आ जाएगी। मिसाल के हाँ, यूएल से टारगेट करूँगा तो आ जाएगी ना यार, यूएल के। अच्छा यूएल गलत लिख दिया आई थिंक मैंने, यूएल सही लिखा हुआ है। ओह सॉरी, देखो मिस्टेक, मैंने क्या बोला भाई, डॉट लगाया हुआ है तो वो उसको क्या कंसिडर कर रहा है, क्लास कंसिडर कर रहा है। मैं डॉट हटाऊंगा, देखो दोनों वाले यूएल पे हो गया। अब मैं तीसरा यूएल भी बनाऊंगा ना तो वो एलिमेंट से टारगेट कर रहा है, यानी कि मींस अगर मैंने इस पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगाई हुई कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक यूएल जो है उसका उसका टेस्ट की हेडिंग चेंज करनी है। मैंने उसको बोला है भाई जितने भी पेज पे यूएल हों उस पर सबका, सबके अंदर उसके चिल्ड्रन ढूंढो, चिल्ड्रन के साथ उसका उसका सिबलिंग ढूंढो H3 के नाम से, उसको उसके ऊपर सी एस एस अप्लाई कर दो। सही है ना भाई, यहाँ तक का ये समझ में आया कि ये एलिमेंट्स क्या ये सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सिलेक्टर सिर्फ ये नहीं होते, अब आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आगे। अभी तो आप लोग बनाओगे माशाल्लाह प्रोजेक्ट HTML CSS पे, तो उसमें आपको बहुत काम आएंगे ना ये। इसके अंदर हम कोई एट्रीब्यूट भी अगर हमें वो करना हो ना, तो वो भी हम इसकी किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट को अगर हम करना चाहें तो वो भी इसमें दिया हुआ है। तो सारे कवर कराना तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। ये आप लोग देख लिएगा इसको इंटरनेट से ना। बात आ जाती है यूनिट्स की। यूनिट्स क्या हैं, अब आप लोगों ने पिक्सल्स पढ़ा होगा, कैमरे के पिक्सल्स होते हैं भाई, इतना मेगा पिक्सल है, ये इतने में खींच रहा है, ये इतने में खींच रहा है। तो वो पिक्सल्स क्या होते हैं मेन, और वो सिर्फ पिक्सल्स में नहीं होता, और भी बहुत सारी यूनिट्स आते हैं। पीसी आता है, पीटी आता है, सीएच आता है, इंचेस आपने सुना होगा, सेंटीमीटर आपने सुना होगा, परसेंटेज आप लोगों ने सुना होगा, मिलीमीटर सुना हुआ है, ईएम करंट फॉन्ट साइज़ सुना हुआ होगा, वैसे तो मैंने तो सुना हुआ है, मैंने यूज़ भी करा। वीएम, वीडब्ल्यू, वीएच, आरईएम, जीडी। अच्छा ये जीडी वगैरह और तो खैर ईएक्स, ईएम ये बहुत कम यूज़ होते हैं। परसेंटेज, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी छोड़ दो, इंचेस भी छोड़ दो, मिलीमीटर भी बहुत कम यूज़ होता है। जब कोई स्केलिंग की वेबसाइट वगैरह बनानी होगी तो उसमें काम आएगा ये आपका। पिक्सल यूज़ होता है, वी एच यूज़ होता है, वी डब्ल्यू एच होता है, वी डब्ल्यू यूज़ होता है, ये सब होता है। अच्छा ये होते क्या हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार यूज़ करके। मिसाल के तौर पे मैंने बोला एक डिव ले लेते हैं। एक डिव है जिसको मैंने एक क्लास दे दी मेन डिव। मेन डिव, सही है, मैंने इसको एक क्लास दे दी मेन डिव। अब ये मेन डिव को हमने क्लास दी और इसके अंदर मैंने इसको बोला भाई क्लास है, सही है ना, मेन डिव की एक क्लास है।
मेन डिफ कर लेते हैं यार, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। सही है। उसकी जो विद है ना, उसकी विद कर दो भाई 100%। मतलब कि जितनी स्क्रीन दिख रही होगी वो उसकी उतनी विड कर देगा। मीन्स दैट अगर मेरी 32 इंच की एलसीडी है ना, तो उसको पूरा 32 इंच मिल रहा होगा, ना कि कोई स्पेसिफिक वो मिल रही होगी विद। अगर मैं बोलूँ उसको 100%। ये तो हो गया परसेंटेज का आपको यहाँ पे क्लियर। ऐसी हाइट में भी होगा और ऐसी विड्थ में भी होगा, सही है ना। फ़ॉन्ट्स में परसेंटेज यूज़ नहीं करते, बिकॉज फ़ॉन्ट्स हर स्क्रीन के हिसाब से आप लोगों को सेट करने होते हैं, तो वो एक अलग मैटर है, सही है। दूसरा आ जाता है VH। VH का मतलब व्यू हाइट। उस इस 100% हाइट देने में क्या होता है, 100% हाइट देने में उसका क्या सीन है, जितना कंटेंट होगा उसकी 100% विद हाइट बनेगी। बट अगर इन केस में VH बोलता हूँ, तो VH का क्या है कहाँ चले गई ना, मैं इसी मेन डिप को बोलता हूँ भाई VH दे दो, विजिल हाइट दे दो। हाइट पहले तो हाइट 100 VH। 100 VH का मतलब क्या, जितनी व्यू हाइट दिख रही है, मतलब जितनी उसकी व्यू हाइट है वो जितना देख सकता है उतनी पूरी कर दो। 100% पे क्या होता है, 100% पे ये होता है जितना कंटेंट होगा ना, जितना कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा होगा उसकी 100% बनेगी। मतलब मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर मैं कोई एलिमेंट्स लिखना शुरू दूँ, उसकी 100% बनेगी, ना कि वो ओवरफ्लो नहीं होगा, उस वो बढ़ता जाएगा, पेज आपका बढ़ता जाएगा, स्क्रोलर आता जाएगा। बट अगर मैं उसको कोई फिट हाइट दे दूंगा तो वो उसी हाइट पे रुक जाएगा और जो आपका कंटेंट है ना वो कट जाएगा। मिसाल अभी देंगे, पहले मैं आपको ये दिखा दूं। बैकग्राउंड कलर हम इसको चेंज कर देते हैं रेड, ताकि आपको दिखे। ये क्या हुआ, इसकी जितनी व्यू हाइट थी ना, ये पूरी पूरी ले ली इसने। अच्छा, ये थोड़ा सा स्क्रॉल इसलिए आया क्योंकि इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट वो मार्जिन और बॉक्स शेडो, हाँ बॉक्स शेडो और पैडिंग लगी हुई होती है। देखो साइडों से गैप आ रहा है, ये कुछ मार्जिन है, कुछ पैडिंग है और बॉक्स साइजिंग है। तो इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ होता है हर वेबसाइट में ये 3 प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ होती हैं, जो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिससे ये वाला जो इशू है सॉल्व हो जाएगा। वो क्या है भाई, मैंने बोला यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने लगाया, मैंने इसको बोला भाई इसकी जो मार्जिन है ना वो कर दो 0, इसकी जो पैडिंग है वो कर दो 0, सही है। और बॉक्स साइजिंग कर दो बॉर्डर बॉक्स, मतलब फिट रहे, पूरा पूरा बॉर्डर बॉक्स बने ना, कंटेंट बॉक्स या कुछ ना बने। उससे क्या हुआ, ये देखो यहाँ गैप आ रहा था, यहाँ स्क्रॉल आ रहा था, सब चला गया। जितनी मेरी हाइट है उतनी मेरी जितनी मेरी स्क्रीन की हाइट है जो ब्राउज़र रन कर रहा है वो उतनी है, उतनी ही आ रही है। और विथ 100% आ रही है। अब मैं अगर इसको 100% दूँ, सवाल उठता होगा लोगों का यार कि अगर हाइट को भी 100% दे तो 100% हाइट भी जानी चाहिए। देख लेते हैं, देख लेते हैं। कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि इसको ख़त्म ही करते थे जब कोई आ नहीं रहा था। हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या जो उसका कंटेंट होता है ना, 100% हाइट क्या करता है, उसके कंटेंट की हाइट के ऊपर चलता है। अगर उसके अंदर कंटेंट, अभी देखो बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा ना, बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं डिफ के अंदर कोई भी कंटेंट लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ और लॉरम का एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये ले लिया, आ गई हाइट, आ गई, जितना कंटेंट था उतनी हाइट आई। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, जबकि 100% है, ये बढ़ गई। अब मैं बोलता हूँ पिक्सल में अगर मुझे देनी है, मैं इसकी हाइट बोलता हूँ भाई 20 पिक्सल हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। तो क्या हुआ, ये जो 20 पिक्सल जितनी थी ना उतनी आई, बाकी का कंटेंट क्या हुआ, ओवरफ्लो हो गया, जो अंदर का कंटेंट था ओवरफ्लो हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज़ बाद में पढ़ेंगे, उसको थोड़ा लंबा है वो। तो ये इस तरीके से काम करती है हाइट वेट वगैरह ना। ये जो बाकी के जो हैं पीसी, ये सब इतने यूज़ नहीं होते, कॉमन पॉइंट जो होते हैं मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर जिसको जो पूछना हो वो पूछ ले, मैसेज पे पूछ ले, कोई मसला नहीं है, ग्रुप पे पूछ ले। चलते हैं
अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ज़्यादा लंबी ना हो क्लास, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, 35 मिनट की हो गई, सही है। हमने सेलेक्टर्स एंड यूनिट्स पढ़ लिया, व्हाट इज सीएसएस पढ़ ली, टाइप ऑफ सीएसएस पढ़ ली, ऑल टाइप ऑफ सेलेक्टर विद यूनिट्स, ऑल टाइप ऑफ सेलेक्टर विद यूनिट्स पढ़ लिए, सही है। आखिरी टॉपिक हमारा बचता है आज का, क्या है, टैक्स प्रॉपर्टीज़, सही है। टैक्स प्रॉपर्टीज़ क्या है, टैक्स प्रॉपर्टीज़ पे चले जाते हैं। हाँ, अब आपने बाज़ औक़ात देखा होगा वेबसाइटों पे टैक्स सेंटर में आ रहा होता है, हेडिंग सेंटर में आ रही होती है, हेडिंग सेंटर में आ रही होती है, पैराग्राफ कोने पे आ रहा होता है, अच्छा सा लग रहा होता है, मतलब कि पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है कि भाई ये ऐसे आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा है। अच्छा, टैक्स डेकोरेशन, नन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो, जस्टिफाई, टैक्स जस्टिफाई, इनर कैरेक्टर, इनिशियल, इनहेरिटेड, इंटरवर्ड्स, टैग ओवरफ्लो, ये सब वही है। ये जो आप देख रहे हैं ना, अलाइंज, ट्रांसफॉर्म, इंडेंट, अलाइंज, वर्टिकल अलाइंज और अलाइंज लास्ट, डेकोरेशन, जस्टिफाई और ओवरफ्लो और शेडो, ये सब पूरी सीएसएस में। सिर्फ क्या है, यहाँ टैक्स लगा हुआ है, किसी में कुछ और आ जाता है, टैक्स नहीं होता तो आइटम्स आ जाता है, अलाइंज आइटम आ जाता है, जस्टिफाई कंटेंट आ जाता है, इस टाइप का भी होता है। इसको लेके चलते हैं। टैक्स सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है टैक्स अलाइंज की, जिससे क्या होता है, जिसका आपका जो टेक्स्ट है वो आप कहाँ अलाइन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। मैंने बोला मैंने बोला भाई एक H1 है, सही है, टेक्स्ट अलाइंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वही लिख लेते हैं, सही है। मैंने इसको एक क्लास दी, क्लास टेक्स्ट के नाम से एक क्लास दी थी, सही है। एक्सटर्नल सीएसएस इसलिए यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आगे आप यही यूज़ करेंगे तो बेकार है उस सीएसएस पे जाना, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिकॉज के इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इधर ही फेल हो गए मतलब बताने में, तो दूर आगे जाने की तो खैर वो बाद में सोचेंगे, पहले आप ये वाले इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश करें। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं आपको सेंड कर दूंगा जो HTML और CSS के होंगे। वैसे तो बहुत कम हायरिंग होती है HTML CSS की, लेकिन कुछ की लक्स होती हैं, हो जाती है, क्योंकि मेरे अभी भी दोस्त जो हैं वो कुछ ऐसे हैं जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे ही काम कर रहे हैं, रिएक्ट वगैरह पे नहीं कर रहे। लेकिन बेहतर ये है कि आपको रिएक्ट सीख लेनी चाहिए, जिससे आपको ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट.js भी आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह अगले क्वार्टर में। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स सर इस्फहान की जो वीडियो थी वो बिल्कुल सही थी। ये सारी चीज़ें ना बंदा 5 साल में भी मुश्किल है कि वो पूरी सीख सके, जो ये चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि ये बंदा सीखेगा हमारे पास, बिकॉज के इसकी जो लर्निंग है ना वो बहुत बड़ी है, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, सही है। और इसके लिए नॉर्मल बंदा नहीं सीख सकता, मतलब अगर जिसको वेब डेवलपमेंट नहीं आती वो तो भूल जाओ कि वो मतलब सीख लेगा, उसको मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, उसको पहले वेब डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये उसका आगे का मॉड्यूल जो भी है AWS सीखना पड़ेगा, क्लाउड का सीखना पड़ेगा, डॉकर सीखना पड़ेगा, ये सब जो भी उसमें मेंशन है ये सब सीखना पड़ेगा। उसको सीखने के लिए आपको बेसिक्स आनी चाहिए। HTML CSS मोस्ट बेसिक्स में से एक है जो वेब के लिए यूज़ होती है। और फिर जावास्क्रिप्ट आ जाती है, फिर जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ वो लाइब्रेरी आ जाती है रिएक्ट के ऊपर बना हुआ फ्रेमवर्क Next.js आ जाता है। Next.js के भी ऊपर एक और चीज़ आई हुई है नेस्ट नाम की, वो मेरे को नहीं पता वो किस पे बनी हुई है, लेकिन वो भी बहुत टाइट है, मैंने यूज़ नहीं करी लेकिन मैंने बहुत सुना है कि उसके बारे में वो बहुत टाइट चीज़ है। अच्छा, ये सब सीखने के बाद आप कहाँ जाओगे? पहली बात तो ये सवाल ये बनता है कि भाई अगर हम ये सीख लेते हैं HTML CSS रिएक्ट और Next.js हमने सीख ली तो हम क्या होंगे, मतलब अभी हमने कोर्स अभी वाला गवर्नर हाउस वाला कोर्स चल रहा है, लेकिन अभी हमारा वो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अगर हमने ये कर लिया तो हम क्या कहलाएंगे? तो आप कहलाओगे फ्रंट एंड डेवलपर। और अगर आप इसी के साथ थोड़ी सी और मेहनत कर लो और आप सीख लो Node.js विद एक्सप्रेस और MongoDB, ये 3 चीज़ें अगर आप और एक्स्ट्रा सीख लेते हो तो आप कहलाओगे माइंड स्टैक का मतलब है MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और Node.js,
नोड जेएस पे सर्वर बनता है, बैकएंड सर्वर, एक्सप्रेस की मदद से वो इनिशलाइज होता है, और मोंगोडीबी डेटाबेस है जो कि आपके इन फ्यूचर काम आएगा। खैर इस बात को छोड़ दें क्योंकि अभी हम HTML CSS सीख रहे हैं। एक रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये 3 चीज़ें भी करते हैं तो आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एक मार्केट में जॉब कर सकते हैं। और अगर आप प्लस ये 3 चीज़ें भी करते हैं, नोड एक्सप्रेस और अपना मोंगोडीबी, तो आप एज अ माइन स्टैक भी कर सकते हैं जो कि नॉर्मल लोग हैं, मतलब उसकी अच्छी खासी पे है। फिर आप अगर आपका माइंडसेट बनता है कि भाई अब आपको मूव करना चाहिए कि AI सीखना चाहिए, तो आप फिर आप कर सकते हैं। बंदे के ऊपर बात है, बंदा जहाँ दिल लगाएगा वहाँ लग जाएगा। सही है। तो टैक्स अलाइन की बात कर रहे थे हम। हमने यहाँ एक क्लास दी थी टैक्स के नाम से, और इसको हम डिक्लेरेशन करते हैं। हमने बोला भाई टेक्स्ट अलाइंज, अब मैं बोलता हूँ सेंटर, सेंटर में आ गया। सही है। मैं बोलता हूँ एंड, एंड का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, ये एंड में आ गया। इस तरीके से बहुत सारी हैं। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अब एक एक चीज़ तो कोई भी नहीं सिखा सकता आपको यूट्यूब पे बैठ के या ऐसे आके। बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का क्या है, अब ये देखो मैंने लिख दिया भाई, ये कैपिटलाइज में लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ, मैंने लिख तो दिया कैपिटलाइज में, मैं चाहता हूँ भाई इसको मैं करना चाहता हूँ अपर केस में पूरे टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की करके एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम डिक्लेरेशन करेंगे, और डिक्लेरेशन तो करें, वो वैल्यू देंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और मैं बोल देता हूँ भाई लोअर केस कर देना, पहले लोअर केस करा, लोअर केस हो गया। सही है। अपर केस करेंगे, अपर केस हो जाएगा। सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने भी ऐसे सीखी है भाई। चलो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और हैं, वो भी देख लेते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब क्या है? एक तो हो गई ये वाली, एक हो गई ये वाली। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसकी हाइट दी हुई है, कहाँ गया कोड, मेरा कोड मैंने यहाँ पे बोला इसकी हाइट दी हुई है। मैंने इसका पहले बैकग्राउंड कलर दिखा देता हूँ ताकि आपको हाइट का अंदाज़ा हो जाए कि कितनी है। बैकग्राउंड कलर दिया एक्वा। सही है। हाइट दे दी मैंने इसकी, हाइट मिसाल के तौर पे 120 पिक्सल दे दी। सही है। अब देखो मैंने सेंटर करना था तो अलाइन, टेक्स्ट अलाइन करके टेक्स्ट सेंटर हो जाता, वो भी करके दिखा देता हूँ। उससे सेंटर तो हो रहा है लेकिन वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं हो रही, वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं हो रही। कि मैंने इसको करा, ये सेंटर हो गया, लेकिन ये जो बीच में अब नीचे जो टेक्स्ट, नीचे जो हाइट आ रही है उसको क्या करेंगे? बुरा लग रहा है ना ये तो। अब मार्जिन दूंगा, मार्जिन से एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो तो ये मार्जिन से भी जाएगा, लेकिन इसकी जब एक बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्यों मार्जिन यूज़ करें? बात तो ये है ना। तो वर्टिकल अलाइनमेंट, और मैंने बोल दिया भाई मिडिल, मिडिल पे जाके नहीं हुआ, सॉरी, ओके ऑटो बॉटम बेसलाइन, बेसलाइन करते हैं तब भी नहीं हो रहा। वर्टिकल अलाइनमेंट यार ये होता तो यही है। बैट वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम सब सुपर मिडिल इनिशियल टेक्स्ट बॉटम इनिशियल, ये क्या हो रहा है यार? होता तो है सीधे, टेक्स्ट बॉटम पे करेंगे तब भी नहीं हो रहा। ओके वेट, ओके पैडिंग देंगे तो वही होगा। चलो इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मैं इसको पढ़ कर आऊँगा, मैंने CSS असल में इस्तेमाल नहीं करता ना मैं, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा इसमें आगे भी एक पिसूडो एलिमेंट्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी बहुत काम आते हैं। CSS आपको सिर्फ पढ़नी है, सिर्फ समझनी है। CSS हमें ये जो यूज़ करते हैं ना, ये इस तरह यूज़ आगे नहीं करेंगे आप। ये जब आप रिएक्ट पढ़ेंगे या
यहाँ रिएक्ट पढ़ेंगे ना, रिएक्ट के साथ मैं आपको टेलमेंट पढ़ा दूंगा, उसमें बहुत इजी टू यूज़ है HTML, बहुत आसानी के साथ आप यूज़ कर सकते हो तो CSS को। टैक्स ओवरफ्लो, जैसे कि अभी टैक्स ओवरफ्लो हो रहा था तो उसने बोला भाई इनिशियल इलिप्स करके देख लेते हैं, ये भी मैंने बहुत कम यूज़ करा है, यूज़ करे होंगे याद नहीं आ रहा मुझे। और टैक्स अलाइनमेंट तो कर ली, टैक्स ट्रांसफॉर्म कर लिया, टैक्स इंडेंट देख लेते हैं भाई क्या है। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मैंने भी यूज़ नहीं करी, कभी वास्ता ही नहीं पड़ा इसलिए। टेक्स्ट इंडेंट 26 पिक्सल करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा सही है। और अगर मैं इसको ओके ये क्या कर रहा है, ये मार्जिन क्रिएट कर रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ये हम मार्जिन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मुझे लग रहा है कोई और कॉन्सेप्ट होगा, मैं गलत समझ रहा हूँ, मैंने कभी यूज़ नहीं करा। इस पर होवर करते हैं। स्पेसिफाई द आइडेंटिटेशन अप्लाई टू लाइन्स ऑफ इनलाइन कंटेंट इन अ ब्लॉग, द इंटेंट ओनली इफेक्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ इनलाइन कंटेंट इन द ब्लॉग यूजलेस एंड हैंगिंग कीवर्ड इज स्पेसिफाइड इन विच केस इट इफ अफेक्ट ऑल लाइन्स एक्सपेक्ट द फर्स्ट। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट को करने के लिए है कुछ, मैं इसकी भी रिसर्च करके आपको इसके भी पेपर्स जो होंगे वो प्रोवाइड कर दूंगा इन दी ग्रुप। तो आई होप कि आज की क्लास बेटर रही होगी। इसमें एक चीज़ हमने मिस कर दी है, फॉन्ट्स एंड बैकग्राउंड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कराना था लेकिन मैंने यहाँ शायद ना रीडमी में लिखा नहीं, तो रीडमी में मैं लिख के इसको कवर करके, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ये कवर कर लिया हमने, ये भी कवर कर लिया हमने भाई। अच्छा इसका असाइनमेंट जो होगा ना, इसका असाइनमेंट देंगे जब हम ये वाली टेक्स्ट प्रॉपर्टीज सही से पढ़ लेंगे। एक बार इसको हमने पढ़ा है, नॉर्मली पढ़ा है। ये टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ये क्या है, ये एंकर का टैग अगर कभी आप यूज़ करेंगे ना, तो एंकर के टैग पे क्या होता है, ब्लू ब्लू सा ना लाइन आती है, ब्लू ब्लू सी लाइन। अब आप बोलते हो भाई पूरा टेक्स्ट सही जा रहा है लेकिन ये ब्लू ब्लू सी लाइन आ रही है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिंक लगा हुआ होता है। अगर हम उसकी टैग डेकोरेशन उसके वो क्लास पास करके टैग डेकोरेशन नन दे देंगे या अंडरलाइन दे देंगे तो उसके नीचे लाइन आ जाएगी, ओवरलाइन कर देंगे तो उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, और अगर हम नन कर देंगे तो वो नन हो जाएगी, और दूसरी उसकी जो और बाय डिफ़ॉल्ट जो एंकर के टैग की उसकी CSS अप्लाई हो रही होगी वो भी हट जाएगी। टैग जस्टिफाई, ये वही वाली कहानी है, इसके कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को किस तरह रखना है, कितना गैप देना है, कितना नहीं देना, तो ये उससे होता है। बाकी ये इसको एक और बार देखेंगे इंशाल्लाह। और एक टॉपिक हमारा रह गया है, ये यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, और नॉट कवर लिख देंगे आगे। कौन सा है, फॉन्ट्स का है, फॉन्ट्स एंड बैकग्राउंड्स का है, सही है। इसको मैं कर देता हूँ नॉट कवर, सही है भाई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह क्लास होगी, कोशिश करूँगा कल हो जाए, लेकिन कल नहीं होगी, जो भी होगा मैं दिन में आपको बता दूँगा। खैर क्लास रेगुलर तो नहीं हो सकती क्योंकि टाइमिंग्स का थोड़ा सा इशू होता है। बाकी ये है कि क्लास हर एक दिन बाद ज़रूर होगी, और अगर नहीं भी होगी तो अगले दिन जिसमें सब अवेलेबल नहीं होते मैं वीडियो बना के ऐसी शेयर कर दूँगा, सही है ना भाई। ये इसका कोड मैं आपको गिटहब पे मैं डाल रहा हूँ, गिटहब से आप ले लिएगा, गेट ऐड गेट कमेंट -m सही है, गेट पुश। सही है, इसका गेट आप गेट पुल करेंगे आपके पास सारा कोड आ जाएगा, सारे जो न्यू फोल्डर बना है वो भी आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, और बाकी ग्रुप पे मैं ये इसकी वीडियो डाल दूँगा,
वो आप वहाँ से ले लीजिए। जज़ाक